गुड मॉर्निंग क्लास 11। एक बार फिर आपका स्वागत है थर्मोडायनेमिक में। थर्मोडायनेमिक में लास्ट क्लासेस में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो शायद आप सबको ध्यान होंगी। यदि आपको ध्यान नहीं है तो पुरानी वीडियो को एक बार फिर से देख लें। पुरानी वीडियो को देख के एक बार फिर से आपको थोड़ी हैबिट पड़ जाएगी कि किस तरीके का थर्मोडायनेमिक में होता है, क्या सिस्टम होता है, क्या सराउंडिंग होता है। बेसिक से टर्म्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आज की क्लास में हमें 3 थर्मोडायनेमिक के टर्म्स को क्लियर करना है, जिसमें पहला है एंट्रोपी, दूसरा है गिब्स फ्री एनर्जी और तीसरा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रोपी की। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी के बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता, बस इतना बताया जा सकता है कि ये एक थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन होता है, ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से एंथैल्पी होता है, जिस प्रकार से इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक उसी प्रकार से एंट्रोपी भी एक प्रकार का थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन होता है। बट ये हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? सिस्टम की रैंडमनेस के बारे में। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे इसमें खुद लिख लेना, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, थोड़ा पॉज कर करके लिख लेंगे, खाली टाइम बचेगा थोड़ा लिखने का। इट इज अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन विच गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। मतलब इस प्रकार का थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है जो सिस्टम के रैंडमनेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। रैंडमनेस क्या होती है ध्यान से समझेंगे। सपोज दैट मेरे पास कोई सॉलिड है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो मॉलिक्यूलर होते हैं, वो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से फिक्स रहते हैं, यानी कि इनमें किसी प्रकार की रैंडमनेस नहीं होती, फिक्स है बिल्कुल अपनी जगह पर। दूसरा, अगर मैं लूँ लिक्विड को, तो लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा दूर दूर होते हैं और थोड़ा ये घूम सकते हैं आपस में, कोई आस पास ये हल्का सा घूम सकते हैं, तो इनमें हल्की सी रैंडमनेस आ जाती है। बट अगर हम थर्ड लें गैस, तो गैस के मॉलिक्यूल आपको पता है बहुत दूर दूर होते हैं और ये बहुत दूर दूर तक फिर घूम भी सकते हैं, सारे घूम सकते हैं इसमें। तो सबसे ज़्यादा रैंडमनेस किसकी हुई? गैस की हो गई। तो क्योंकि गैस की रैंडमनेस ज़्यादा है इसलिए गैस की एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी, और लिक्विड की रैंडमनेस थोड़ी कम है तो लिक्विड की एंट्रोपी भी थोड़ी कम होगी। सॉलिड की रैंडमनेस बहुत कम है तो सॉलिड की एंट्रोपी भी बहुत कम होगी। ठीक हो गया? थोड़ा सा इसको और आगे समझते हैं। जैसे हमें किसने बता दिया कि आप एक नाइट्रोजन प्लस, नाइट्रोजन क्या है? गैस स्टेट में है, हाइड्रोजन भी गैस स्टेट में है, NH3 बनना है, ये भी गैस स्टेट में बन रहा है। तो देखो इसको बैलेंस कर लेते हैं, पहले थोड़ा यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी घटेगी या बढ़ेगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो बहुत आसान है, देखो इसको यहाँ पे देखो, इसके 4 मोल हैं। रिएक्टेंट में जो गैस के मॉलिक्यूल हैं 4 मोल हैं और प्रोडक्ट में जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो 2 मोल हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ मोल में डिक्रीमेंट आ रहा है तो सीधी सी बात है, अगर मोल कम हो जाएंगे तो रैंडमनेस भी कम हो जाएगी। अगर मोल कम हो जाएंगे तो रैंडमनेस भी कम हो जाएगी, इस हिसाब से इसकी एंट्रोपी भी कम हो जाएगी। और जब एंट्रोपी कम होती है तो इसको हम नेगेटिव से शो कर देते हैं। ये भी ठीक उसी प्रकार का है। एंट्रोपी हम नहीं बता सकते हो क्या होती है, बट चेंजेस इन एंट्रोपी हम बता सकते हैं। जैसे एंथैल्पी हम नहीं बता सकते क्या होती है, बट चेंजेस इन एंथैल्पी बता सकते हैं। इंटरनल एनर्जी हम नहीं बता सकते क्या होती है, बट चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी बता सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये भी है। एंट्रोपी किसकी क्या है हम नहीं बता सकते सिस्टम की, बट एंट्रोपी में चेंजेस कितना है वो हम बता सकते हैं। तो अगर रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि इसकी एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रही है, और अगर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो हम क्या कहेंगे, इसकी बोलो एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है। तो सोच के देखो, अगर मेरे पास एक ए है, एक सब्सटेंस है जो सॉलिड है, प्लस या चलो ए ही मान लो, इसको हटाओ, ए है सॉलिड, बी है गैस, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? 2C बनाते हैं जो कि गैस है। बताओ इसकी एंट्रोपी घटेगी या बढ़ेगी? देखो हमें क्या है, सॉलिड को तो लेना ही नहीं है। यहाँ पे गैस 1 मोल था, यहाँ पे गैस 2 मोल हो गए। तो क्योंकि 1 मोल से 2 मोल हुए तो रैंडमनेस बड़ी होगी, और रैंडमनेस बड़ी होगी तो इसका मतलब एंट्रोपी भी क्या हुई होगी? बड़ी होगी, इंक्रीमेंट आया होगा, यानी कि इसमें डेल्टा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों इतनी बात? तो ये थोड़ी एंट्रोपी की बात थी। अच्छा, स्टेट अगर मैं चेंज करता हूँ, सोचो मैंने क्या करा, लिक्विड से, कोई मेरे पे लिक्विड था, लिक्विड से लिक्विड समझ लो पानी था, वाटर था समझ लो ये, ठीक है, वाटर से इसे मैंने वेपर में कन्वर्ट कर दिया।
स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। बताओ रैंडम एंट्रोपी बड़ी होगी या घटी होगी, यानी पॉजिटिव आई होगी नेगेटिव आई होगी। तो भाई आपको पता है लिक्विड की रैंडमनेस कम होती है, गैस की रैंडमनेस ज़्यादा होती है। जब लिक्विड से हम वेपर में से कन्वर्ट करेंगे तो उसकी रैंडमनेस में इंक्रीमेंट आएगा, इसी वजह से इसकी एंट्रोपी में भी क्या आएगा, इंक्रीमेंट आएगा। समझ में आ रही बात? तो इसकी भी डेल्टा एस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एक और स्पेशल चीज, अगर हमें एक प्योर गैस दी जाती है, कोई भी प्योर गैस होती है, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कोई भी जो प्योर गैस होती है उसकी रैंडमनेस कम होती है। और अगर दो गैसों को मैं कंटेनर में मिला दूं, जैसे मेरे प्योर नाइट्रोजन है, प्योर ऑक्सीजन है, दोनों की रैंडमनेस क्या है, कम है। अगर मैं दोनों को मिला दूंगा एक कंटेनर में कर दूंगा तो उनकी रैंडमनेस में इंक्रीमेंट आ जाएगा। यानी कि प्योर गैस की हमेशा एंट्रोपी कम होती है और किसी मिक्सचर की एंट्रोपी क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एंट्रोपी के बारे में थोड़ी सी बातें थी, थोड़ा आपने डिफाइन कर लिया होगा, थोड़ा अपनी बुक से भी इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं इसके आगे। अगला टॉपिक हमारा क्लियर करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। आई होप सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर कोई पहली बार ही वीडियो देख रहा है तो प्लीज इससे पहले जो पार्ट इसके हो गए थर्मोडायनेमिक को, उसको अच्छे से क्लियर करें, फिर इस पार्ट को देखें, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी के सीधे इसकी डेफिनेशन इसके फॉर्मूले से बनाई जा सकती है। का फॉर्मूला होता है G इक्वल टू H माइनस TS। G क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी, H क्या होती है, एंथैल्पी, T होता है सिस्टम का टेम्परेचर और S होता है सिस्टम की एंट्रोपी। अभी हमने पढ़ा था रैंडमनेस के बारे में, ठीक। तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना है मैथमेटिकली तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? गिब्स फ्री एनर्जी इज अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन विच इज डिफाइंड एज द डिफरेंस, डिफरेंस से डिफाइन हो रहा है ना, तो विच इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। यही लैंग्वेज मेरी आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं, मैं बोर्ड में लिखूंगा, टाइम लगेगा, इसी को आप थोड़ा समझ सकते हैं। क्या बोला मैं फिर से बताता हूं आपको, गिब्स फ्री एनर्जी इज अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन which is equal to the or which is defined as the difference between enthalpy and the product of temperature and entropy of the system। इसमें भी ठीक वही बात होगी जो अब तक तीन थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन में हम बताते हुए आए हैं आपको। गिब्स फ्री एनर्जी हम किसी की फाइंड नहीं कर सकते, बट हम चेंजेस इन गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चेंजेस इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा G इक्वल टू हो जाएगा आपका H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा पहले आगे लगता है, फिर क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर बाहर जाएगा, टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं सकता, तो डेल्टा कैसे लग जाएगा, तो इसमें एक चीज और लिख लेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आया बच्चों बात? अब इसका थोड़ा सा यूज सीखते हैं कि इसका प्रयोग यानी कि हमें कहाँ इसका यूज करने को मिल सकता है। तो इसका यूज करने को आपको मिलता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, हम इसको थोड़ा समझते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये ऐसी प्रोसेस होती हैं जो खुद से ही हो जाती है, ठीक है। तो दोज प्रोसेस विच टेक प्लेस इटसेल्फ, दोज प्रोसेस विच टेक प्लेस इटसेल्फ इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्योंकि ये ऐसी प्रोसेस है जो खुद ही से ही क्लियर हो जाती है, इसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, तो ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी। तो अगर कोई मुझसे पूछता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप ऐसे उसको बोल सकते हैं, दोज प्रोसेस विच टेक प्लेस इटसेल्फ विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो क्योंकि ये प्रोसेस ऐसी है जो खुद ही हो जाती है, तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, नेचुरल प्रोसेस। बहुत नेचुरल प्रोसेस। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, सोच के देखो, अगर मैं छत पे जाता हूं, ठीक है, अपनी छत पे जाके मैं पत्थर मैंने नीचे गिरा दिया, तो क्या पत्थर खुद ही गिर जाएगा? उसे मुझे कुछ करने की, मुझे तो ऊपर से छोड़ना है उसको, तो पत्थर तो खुद ही गिर जाएगा। अगर सोच के देखो मैं पत्थर को नीचे, तो क्या वो ऊपर भी खुद आ जाएगा? नहीं आ पाएगा, ठीक है। और इस तरीके से अगर कहीं मान लो ढलान है, ढलान पर हमने क्या करना है, बाइक लेके जा रहे हैं, तो ढलान पे क्या हो जाती है, बाइक खुद ही नीचे चलती जाती है। अगर आप बंद भी कर दोगे बाइक को तो बाइक अपना भी नीचे आती रहेगी ढलान पे। लेकिन अगर आपको ऊपर को लेके जानी है तो आपको अपनी बाइक स्टार्ट करनी पड़ेगी और वर्क करना पड़ेगा बाइक के थ्रू।
समझ में आ रही बच्चों बात? तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो खुद ही हो जाती है और ये नेचुरल प्रोसेस होती है। अब मैं ऊपर से पता चलो नेचुरल बात है, नीचे ही आएगा, है नहीं? तो नेचुरल प्रोसेस होती है, लेकिन हम पता लगा सकते हैं कि कब हमारी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होती है? जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है। इफ डेल्टा जी इज इन नेगेटिव, सो द वैल्यू ऑफ so the process is spontaneous, or if delta G is in positive, so the value of the process is non-spontaneous. आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती हैं। अब हम पता लगाते हैं कैसे। तो आप सोच के देखिए एक बात, मैंने क्या बताया, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव होनी चाहिए। तो डेल्टा जी ये है हमारा, डेल्टा जी इक्वल टू होता है, यहाँ पे भाई डेल्टा एच लगा देंगे, डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये दो बातों पर डिपेंड करता है कि डेल्टा एच यानी कि चेंजेस इन एंथैल्पी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और चेंजेस इन एंट्रोपी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सोच के देखो एक बात, सपोज दैट डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, और डेल्टा एस भी नेगेटिव है। समझ लो क्या क्या पॉसिबल चीजें हो सकती हैं। टी तो कांस्टेंट है, तो पॉसिबल क्या क्या हो सकता है। पहली चीज क्या हो सकती है, डेल्टा एच हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और डेल्टा एस हमारा क्या है, ये भी पॉजिटिव है। पहली चीज होगी। दूसरी चीज है डेल्टा एच नेगेटिव है बट डेल्टा एस अभी भी पॉजिटिव है। तीसरी चीज क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है। और चौथा हमारे पास क्या है, डेल्टा एच तो पॉजिटिव है बट डेल्टा एस नेगेटिव है। ये हमारे पास चार पॉसिबल इंसिडेंट है जो गिब्स फ्री एनर्जी को डिफाइन करते हैं। चार पॉसिबल चीजें। तो सोच के देखो, पहला वाला अगर मैं चीज देखता हूं, मुझे अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करनी है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, डेल्टा एस तो हमारा पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव माइनस माइनस रहेगा, यानी कि ये पूरा फंक्शन नेगेटिव होगा। ध्यान से समझो इस बात को। अगर डेल्टा एस मेरा पॉजिटिव है तो ये पूरा फंक्शन जो है क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और ये हमारा पॉजिटिव है। अच्छा, अगर मुझे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव लानी है तो मुझे क्या करना होता है, नेगेटिव वाले टर्म को बड़ा रखना होता है। जैसे सोच के देखो एक बात, अगर 6 - 7 करूंगा तो आंसर -1 आएगा, क्योंकि नेगेटिव वाला बड़ा है। अगर 6 - 5 करूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला बड़ा है। ये सिंपल मैथमेटिक की बातें हैं, ये सब आपको पता होगा। तो हमें इतना पता चल गया कि टी डेल्टा एस नेगेटिव होगा और एच पॉजिटिव होगा। अगर मुझे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए तो टी डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और टी डेल्टा एस की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब टेम्परेचर हाई होगा। जब हाई टेम्परेचर होगा तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो यानी कि ऐसी प्रोसेस, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो स्पॉन्टेनियस हो सकती है। क्या बच्चों, ये स्पॉन्टेनियस हो सकती है। कब हो सकती है, जब टेम्परेचर हाई हो, एट हाई टेम्परेचर। इसी तरीके से अब ये देखा, अगला देखते हैं, डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, यानी कि अब ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। जब दो वैल्यू नेगेटिव होती है, कोई छोटी हो कोई बड़ी हो, भैया हमें कोई मतलब नहीं, आंसर नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो इसी के बोलेंगे ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। अब डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, डेल्टा एच भी नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव। अब सोचो, डेल्टा एस तो नेगेटिव हो गया और ये अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पूरा टर्म पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक। तो अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर मुझे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी तो मुझे इसे बड़ा करना पड़ेगा, या यू का होगा इसे छोटा करना पड़ेगा। तो ये छोटा कब होगा, एट लो टेम्परेचर। तो इसमें क्या लिख देंगे, स्पॉन्टेनियस तो होगा, स्पॉन्टेनियस तो होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट कब, एट लो टेम्परेचर। समझ में आई बच्चों बात इतनी।
पूरी उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा भाई अच्छे से। ठीक है, आगे क्या है देखो इसके। अब सपोज दैट डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। भाई दोनों पॉजिटिव होगा, तुम कुछ भी कर लो, टेम्परेचर कुछ भी कर लो, पर आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। और आंसर अगर पॉजिटिव में आएगा तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और हमें कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती। तो इसमें लिख देंगे नेवर स्पॉन्टेनियस। ये बहुत पूछा जाता है भाई, एग्जामों में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। ठीक है, कि तुम्हें डेल्टा जी की कुछ वैल्यू दे देंगे, डेल्टा एच की वैल्यू दे देंगे, सॉरी डेल्टा एस की वैल्यू दे देंगे और पूछेंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो आप, और मैंने 4 तरीके से आपको बताया प्रोसेस देखना। अगर आपको कोई रिएक्शन दे रखी है तब आप बता सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। पहली बात अभी बताया था ना यहाँ पे कि अगर मोल हमारे डिक्रीज हो रहे हैं तो रैंडमनेस डिक्रीज होगी, एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, फिर उससे आप निकाल सकते हैं डेल्टा जी की वैल्यू, सब करके इस तरीके से। ठीक है, तो यहीं पे ये हमारे पास 4 मेथड है जिसमें हम बता सकते हैं कि कब स्पॉन्टेनियस है कब स्पॉन्टेनियस नहीं है। सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई अगर दूसरा टॉपिक आपको साइंस साइड का कोई भी अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट कर दें एक बार कि कोई आपको टफ टॉपिक लग रहा है, कि आपको साइंस में किसी भी साइंस साइड के किसी भी बच्चे को अगर कोई टॉपिक टफ लग रहा है तो उसको प्लीज़ अपने कमेंट में भेज दें। जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे वो टॉपिक पे भी हम वीडियो बना सकते हैं। ठीक है बच्चों।